उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीआईपी गपशप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत जहां। आज की वीआईपी गपशप में हमारे मेहमान प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब कराची पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, तो हम आपको अपने साथ वीआईपी गपशप में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपने मेहमान की खूबसूरत और कामयाब तरीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के को होस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से मोहम्मद शाहिद रशीद साहब। बहुत शुक्रिया नुसरत आपका, और सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसा कि मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे जो लिसनर है वो उनके इल्म में नहीं होगा कि आप लेट ब्लाइंड हैं, मतलब तकरीबन 8वीं या 9वीं क्लास में थे जब आपकी बसारत ने आपका साथ छोड़ दिया। तो सर अब आप उस वक्त बताना पसंद करें अगर कि उस वक्त जो है जब आपका ये मामला हुआ तो आपके इर्द गिर्द जो लोग थे, घर वाले, बाकी जो इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनका रिएक्शन, उनका रद्द अमल कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और बाकी ऑर्गेनाइजर्स का भी। मेरा ब्लाइंडनेस जो है वो हुस्ने इत्तेफाक से ग्रेजुअली आया, यानी मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि ब्लाइंडनेस जो है वो मुझ पर जो है लागू होने लगा है। तो आहिस्ते आहिस्ते मेरी बीनाई कम होती गई, क्योंकि मेरे बीनाई के जाने का सबब था टाइफाइड का जो बुखार है वो था, टाइफाइड हो गया था मुझे, और उसके नतीजे में मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई थी, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पा रहा था, जिससे बीनाई आहिस्ते आहिस्ते जो है वो जा रही थी। तो जिस तरह से वो जाती रही मैं एडजस्ट करता रहा। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान ऐसे साइटेड दिया, लेकिन साइटेड क्लास में बैठ कर देते थे। मैंने कायदे आजम वाला जो स्कूल था, सिंध मदरसा, मेरा सेंटर उसी में था। मैं खुद कराची के बहुत मशहूर स्कूल मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, और कायदे आजम वाले स्कूल में मेरा सेंटर था मैट्रिक का। तो उसके कमरे थोड़े से डार्क थे, कॉरिडोर में पहले जगह दी, वो भी मैनेजेबल नहीं थी। फिर मैंने धूप में बैठ के मैट्रिक के पेपर किए थे, और उसके बाद मैं धूप में भी पढ़ने के लायक नहीं रहा था। एक बात ये इन्होंने कहा इर्द गिर्द के लोगों ने कैसे महसूस किया, तो मैंने कहा ना इर्द गिर्द के लोगों को इतना ज्यादा महसूस करने का मौका मिला ना मुझे मिला। बड़े नेचुरल तरीके से सारा होता गया। जैसा मैं ब्लाइंड होता गया ऐसे ही मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त ब्रदर मुझे उसी अंदाज से जो है, उसी तनासुब से मेरे ब्लाइंडनेस और मेरे ब्लाइंडनेस के साथ मेरी सरगर्मियों को देखकर मेरे ख्याल में उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि वो ये समझने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये मैनेजेबल चीज है, और ये जो है ठीक है, प्रोसेस सही जा रहा है। वालिद वालदा ने भी, मेरी वालदा बुर्का पोश थी, लेकिन इसके बावजूद विद इन द हाउस जो है उन्होंने बहुत साथ दिया। और वालिद साहब मुझे, हालांकि मुझे इतना नजर आता था कि मैं 3-3, 4-4 ब्लाइंड को लेके गार्डन की बड़ी हैवी रोड है, जो जूलॉजिकल गार्डन के जहाँ एडल्ट ब्लाइंड सेंटर था, मैं खुद क्रॉस कराया करता था। लेकिन वालिद साहब सुबह मुझे छोड़ने आते थे इदारे में, तो मेरे भाई बहनों ने जो है ना रीडिंग हेल्प मेरी बड़ी की। और जैसे मैंने ब्रेल में उस जमाने में, मैं कम से कम कराची में तो पहला ब्लाइंड था जिसने इस तरह से मैट्रिक के बाद तालीम शुरू की, और मास्टर करने वाला भी पहला था, और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी क्वालिफाई करना। तो मुझे बहुत सी चीज़ें ब्रेल में किताबें मुंतकिल करनी पड़ी। उर्दू की अदबी तारीख का खाका जैसी बड़ी बड़ी किताबें भी जो है करनी पड़ी थी। तो मेरे भाई बहनों ने उस वक्त मुझे डिक्टेट किया, और वो मैं ब्रेल में मुंतकिल करता था, कि किताबें कैसेट में रिकॉर्ड करके देते थे या रीडिंग हेल्प देते थे। आने जाने, चलने फिरने में तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फौरन ही बात कोई 13-14 दिन बाद एडल्ट सेंटर में दाखिला ले लिया था। तो वहां से मुझे मेरे साथी मिलने लगे, उनकी मैं हेल्प करता था, और 2 जकी अहमद अलम और सरफराजुल अब्बासी, उनकी भी बीनाई मेरी तरह इसी तरह से थी। हम पार्शियल साइटेड कहलाते थे, और हम दूसरे की हेल्प करते थे और दूसरों की भी करते थे।
माशाल्लाह सर, आप ने इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा और ब्रेक नहीं आया। तो सर फिर अपनी तालीम का सफ़र आपने कहाँ तक जारी रखा? कितना रहा आपका एजुकेशन का सफ़र? मेरा 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स मैंने किया और माशाल्लाह। फाजिल उर्दू किया, बीएड भी किया और फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी जर्मनी में भी की थी, हाँ जी। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की। मुझे एक जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट किया था स्टडी टूर पर। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जैसे आपने अडल्ट ब्लाइंड सेंटर का जिक्र किया और आपने ये भी जिक्र किया कि आपने 3-3, 4-4 ब्लाइंड को उसी दौर में गाइड करना भी शुरू कर दिया। तो अडल्ट ब्लाइंड जी, सेंटर जी। से मुताल्लिक जितने नॉलेज में है, उस दौर में आप लोगों ने एक तहरीक चलाई थी ब्लाइंड के हकूक से जी। मुताल्लिक। हमारी 2-3 तहरीकें चली थी। एक तो अच्छा। हमने अखबार में ये मुरासला दिया था 2-3 अखबारों में कि हम पढ़ना चाहते हैं आगे और हमारे पास ब्रेल में या टॉकिंग में बुक्स नहीं है और हमें स्कूल कॉलेजों में दाखिला भी नहीं मिलता है, मुश्किल हो रहा था, हमें बाद में मिलना शुरू हो गया था। तो जब हमने ये दिया तो हमें प्रोफेसर अय्यूब कादरी और समद शाहीन साहिबा, जो बाद में लाहौर मुंतकिल हो गई थी, शाहीन समद साहिबा, और ऐसे लोगों ने खुद हमारे पास आकर ऑफर दी कि हम आपको रीडिंग हेल्प देंगे, पढ़ाने की हद तक जो देना होगा। तो ये बहुत ही बड़ा इनकरेजिंग एक साइन था हमारे लिए तो, कि हमारे एक छोटे से लेटर पर प्रोफेसर लेवल के लोग हमारे पास आए थे कि आपको हमारी क्या हेल्प की ज़रूरत है। फिर उन्होंने अपने घरों तक हमें बुलाया, घर में अपने आप को डिस्टर्ब करके हमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रीडिंग हेल्प दी और उनको देखकर उनके प्रोफेसर साथी भी जो है, और ये एक ऐसा बड़ा गेस्चर था और ऐसा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम तालीम याफ्ता लोगों में इंट्रोड्यूस होने लगे। अच्छा, मैंने जैसे बताया ज़की साहब वो मदरसे से ताल्लुक थे, फारसी अरबी थोड़ी उन्होंने पढ़ी हुई थी, अदब का शौक था, वो भी हम भी, तो हमारा इम्पैक्ट उन पे पड़ने लगा कि ये लोग जो है, क्योंकि हमारे आम माशरे के लोग जो है ना, वो आम तालीम तो हासिल कर लेते थे, लेकिन हमारी जो साइड की है, फसाहत है, बलागत है, कवायद है, बहुत सी जो चीज़ें हैं उन पे उबूर नहीं होता था। और जब देखते थे कि ये चीज़ें जिनको आती है तो समझते थे कि ये लोग जो है मासिवा जो है सलाहियत रखते हैं, और हमारे असातिज़ा हमसे किसी ना किसी तौर मुतासिर ज़रूर थे कि नहीं, ये लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। उन्होंने इनकरेज किया। हमने एक, मैंने जैसे कहा ना कि ये किया। दूसरा, डॉक्टर फातिमा शाह बड़ी जो है ना इन्फ्लुएंशियल भी थी, एनर्जेटिक थी और बहुत ही प्रैक्टिकल खातून थी। डॉक्टर फातिमा शाह की खूबी ये थी कि वो पढ़ी लिखी थी, बड़े घराने की थी और उनके ताल्लुकात ऐसे थे कि बेगम लियाकत वगैरह उनके जो है बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे ऐसे। और उस जमाने की सारी बड़ी बड़ी बेगमात, तो डॉक्टर जीनत रशीद से उन्होंने बात की गवर्नमेंट उम्मेद कॉलेज ने, तो उन्होंने एक रूम, हालांकि वो खवातीन का कॉलेज था लेकिन हमारे लिए एक रूम मखसूस कर दिया और हमें वहाँ जो है ना असातिज़ा रीडिंग हेल्प देने लगे। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिली होंगी। इतना अच्छा हमें तजुर्बा हुआ कि जहाँ एक तरफ जो है हम सोचते थे कि बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है, रुझानात लोगों के बड़े गलत है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को जो अल्लाह ने कहा है ना कि तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने ज़रा सा किया आगे। उसके बाद हमने तीसरी कोशिश ये की, मैंने अपने उन साथियों को जो ये भावलपुर से, लाहौर से, उस ज़माने में कराची में इस तरह आते थे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए लोग, तो आप देखें ये सारे लोग जो थे पंजाब के, ये कराची आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो लोग आए। दिलावर शाह साहब भी, बाकर शाह साहब भी, बदरुद्दीन कुरैशी साहब, ये सब उस साइड से ही आए थे और इन लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की और बेशुमार लोग थे जो वहाँ से आए। अभी भी जो शहादत अली साहब वगैरह ये रावलपिंडी से आए थे। तो इन्होंने जब कराची का रुख किया तो मैंने ये सोचा कि ये जो नए आ रहे हैं, कोई 6वीं कोई 7वीं पढ़ कर आ रहा है, तो हमने जो है ज़ूलॉजिकल गार्डन और दूसरे तमाम पार्कों में गार्डन के जो डायरेक्टर थे कराची के, उनसे एक परमिशन ली कि
कि भाई दिन के वक्त में हम लोगों को वहां बैठ के पढ़ने की इजाजत दी जाए, हम मिलजुल के और कहाँ जाएं, कॉलेज स्कूल वगैरह तो थे नहीं। तो एक ज़ूलॉजिकल गार्डन में हाथी जहाँ पर बनता है उसके पास एक बहुत बड़ा चबूतरा था, और उस चबूतरे पे मैं कम से कम 8-10 लड़के, जिसमें यूनुस जहांगीरी, बशीर साहब और ये जो मोहम्मद हुसैन लाहौर के टीचर थे वो भी कराची में ही होते थे, बाकी वगैरह बहुत सारे लोग थे जो ये इब्तिदाई जमातों से लेकर मैट्रिक तक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक फिर वहाँ हमसे बैठकर पढ़ते थे। हम फ्री उनकी क्लासे वहाँ लेते थे वैसे। और इस तरह से हमारे नाबिनों में पढ़ने लिखने का जो शौक था ना, कि मवाक़े नहीं है, वो मवाक़े खुद से फिर वो जाकर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया स्कूलों कॉलेजों में, खुद जाके बातचीत करने लगे। मैंने डॉक्टर फातिमा शाह को भी एक हम्बल एडवाइस दी कि डॉक्टर साहब एसोसिएशन को और नाबिनाओं को एक बंद जो है ना एक जो है ना तहखाने में बंद ना रखे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मतलब क्या है शाहिद? मैंने कहा जैसे एसोसिएशन और उसके प्रोग्राम और महदूद दायरे में फिर क्या करना। मैंने कहा आम स्कूल और कॉलेजेस में नाबिनाओं को जाने का हौसला दें, उनके साथ मिलके इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल डिबेट वगैरह कराएं और क्विज के प्रोग्राम कराएं। चुनाचे हमने ऐसे प्रोग्राम फिर बाद में कराए, और उसके नतीजे में आप देखिए कि जो नीलाम घर में कार जीतने वाले बिल्कुल इब्तिदाई लोग हैं, उसमें फाजिल, नसीमुद्दीन, नूर मोहम्मद जो मरहूम हो गए, ये हमारी सब उसी एसोसिएशन के लोग थे जिन्होंने जो है वो किया। तो इस तरह की चीजें हमने की कि एक तरफ जहां हमने हुकूक की जंग लड़ी, जिसकी शाहिद साहब ने पूछी थी, जिस पर अब मैं बात करने लगा, वो ये था कि एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में मैं जब गया ना, हालांकि वैसे एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में खाने पीने की चीजें अच्छी थी, कपड़े वपड़े अच्छे देते थे, लेकिन जो स्टाफ था ना वो उनको हैंडल बड़े अजीब व गरीब तरीके से करता था। अब कपड़े तो आते थे नए नए सिल के, एक 50 साल का नाबिना और एक 12 साल का है। 50 साल के लिए 12 साल के कपड़े हाथ में आए तो वही दे, भाई ले जाओ जल्दी हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, उस बेचारे को वही पहनना पड़ते थे। और इस किस्म की खाने पीने के लिए बेहतरीन खाने आते थे, लेकिन जो है ना 100 साल पुरानी कटोरियां मैली, उन्हीं में जो है खाना मिलता था। या फिर चौकीदार गेट पे रखे हुए थे, उनकी बालादस्ती थी वैसे, क्योंकि बाहर जाने की इजाजत नहीं थी बोर्डर्स को। उनकी परमिशन लेके बेचारे सिगरेट उनसे मंगाए तो उसकी सिगरेट भी पूरी कर दे, जब उनसे पान मंगवाए तो पान उसको भी खिला दें। जब इस किस्म के जो काम होते थे बहुत तंग होते थे और जाने नहीं देते थे 15-15 दिन तक बाहर बोर्डर्स पे। और डे स्कॉलर्स जो है रोज घर से आते जाते थे। इस नौ की बहुत सी सख्तियां थी हमने। और फिर एक अहम बात ये हो गई थी कि वर्कशॉप में काम नहीं मिलने लगा था। हमने कुर्सियों की बुनाई वगैरह सीखी थी, टेलरिंग सीखी थी, कपड़े सीना वगैरह जो मुख्तलिफ लोगों ने सीखते हैं। तो उन लोगों का इसरार था कि कम से कम वर्कशॉप में काम दे, और वर्कशॉप में अगर काम नहीं आ रहा है तो आप कोई जो है ना वो उसका जो है स्टाइपेंड मुतय्यन करें। तो वो उस पर बात चलते चलते ना हड़ताल हो गई। अच्छा। हड़ताल भी ऐसी मार्वलस हुई कि हमारा सेंटर जो है वो गार्डन में था, और जब हमने हड़ताल सामने की फुटपाथ पे की तो वो सोल्जर बाजार था, और दोनों पुलिस स्टेशन की जो है ना हम पर मुतय्यन हो गई हड़ताल की वजह से। वो हड़ताल ने इतनी तूल पकड़ी कि उसमें उस वक्त की जो इंटर कॉलेजिएट बॉडी थी आम तुलबा की, तो हम वहाँ चले गए। तो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जो बाद में बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए, अभी हम बहुत सीनियर आदमी है, वो वहाँ उसके चेयरमैन बन गए हुए थे, तो वो हमारे साथ आ गए एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में। उन्होंने तकरीर के कराची 4 लाख तुलबा बिरादरी आपके साथ, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम ये करेंगे। हमें हौसला मिला, लेकिन उसी दौरान जो है हम पर लाठीचार्ज हो गया। अच्छा। जिस वक्त लाठीचार्ज हो गया उस वक्त इत्तेफाक से मैं और इकबाल हाशमी एक हमारे जो नायब सदर थे, हम लोग इसी यूनियन वालों के पास गए थे, और पीछे लाठीचार्ज हो गया। तो हमारे एक सदर थे अलीफ खान साहब, शहादत अली, वो शदीद जख्मी, उनकी अखबारात में तस्वीरें आई, और उस पर जंग के उस वक्त के एडिटर सैयद मोहम्मद तकी, जो उसके
जॉन एलिया के और रईस अमरोई के बड़े भाई थे, उन्होंने एडिटोरियल लिखा जो एक बहुत बड़ी बात थी। आज भी जो है ना, जंग जैसे अखबार जो है ना, वो नाबीनाओं के मसाइल पर एडिटोरियल लिखना या आर्टिकल देना जो है वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि एडिटोरियल लिखा, बल्कि एक बहुत मशहूर बड़े जमाने के जो है मंजे हुए कालम नवीस थे इब्राहिम जलीस साहब, उन्होंने वगैरह वगैरह अपना कालम था, उसमें जो है हाशिया आराई की, जिसके नतीजे में BBC ने भी ये खबर नशर की। और उसके बाद जो है हमारे मुतालबात कमिश्नर के दफ्तर में मंजूर हुए। अब आप जो है दिलचस्प बात सुने, जो बहुत से मुतालबात हुए उसमें एक मुतालबा ये था, वर्कशॉप में जिस दिन काम नहीं मिलेगा नाबीना अफराद को 33 पैसे मिलेंगे, यानी 1 रुपए का थर्ड हिस्सा, 1/3 ऑफ ए रुपी। और उस 33 पैसे पे हम नारे लगाते हुए बाहर आए थे कि हम बहुत कामयाब हो गए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त 1 रुपए की भी बड़ी वैल्यू थी और 33 पैसे की भी बहुत वैल्यू थी। जो उससे मुझे हौसला और मेरे साथियों को वो हौसला मिला कि हम ओपन फील्ड में आ गए और सोशल इंटीग्रेशन की तरफ चले गए। तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में और मीडिया में आना जाना हमारा आम हो गया, और वो मैं कह रहा था एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। व्यूअर्स, आपने जाना कि शाहिद अहमद मेमन साहब ने ब्लाइंड हो जाने के बाद किन किन तहरीकात का आगाज किया अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी के राइट्स के लिए, और उस वक्त कौन कौन सी मारूफ शख्सियात ने आपका साथ दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इन तहरीकात के नताइज और आपसे सुनेंगे एक ट्रेन का दिलचस्प वाकया भी। सो व्यूअर्स, हमारे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। इस तरह की मालूमाती वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। उर्दू आवाज़ TV